सर्वप्रथम तो आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा। कि पहली लाइनें तो वो है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं अगली कुछ पंक्तियां कहूंगा कि किसकी क्या मजाल जो छेड़े शेरे दिलेर को, किसकी क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। गर्दिश में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहे। ये तो हो गई कुछ पंक्तियां। अब इस पंक्तियों से रिलेटेड मैं आपको इतिहास बताना चाहूंगा, ये है किसकी और ये कब कही गई थी या कहां पे किन हालातों में बातें कही गई थी। ये पंक्तियां हैं चंद्रशेखर आजाद की। कब? जब वो एक पेड़ के पीछे छुप करके अंग्रेजी सैनिकों का सामना कर रहे थे। ये बात है 27 फरवरी सन 1931, जहां तक मुझे जो ध्यान आ रहा है 1931 की बात है, जब चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने जाते हैं भगत सिंह को बचाने के लिए, और वो नेहरू से मिलने जाते हैं। रास्ते में अल्फ्रेड पार्क से होते हुए जाते रहते हैं और तभी उन्हें जो है रशिया उनको जाना था, उसके लिए उनको पैसों की कुछ आवश्यकता पड़ती है। तो एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा होता है, वो उससे रुकाते हैं और कुछ पैसों की मदद लेते हैं। उस समय क्या था कि चंद्रशेखर आजाद नजरबंद हुआ करते, वो इस कदर नजरबंद थे कि वो कभी भी किसी सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने किसी तरीके से उस साइकिल वाले से पैसों की मदद मांगी, और जब वो आगे बढ़े कि आप, तो साइकिल वाले ने ये कहा कि चलिए ठीक है आप जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में पैसे ले आकर देता हूँ। इतनी देर वो जवाहरलाल नेहरू से मिलने जाते हैं और वो साइकिल वाला क्या करता है, अंग्रेजी हुकूमत को जाकर के उनकी राज बता देता है कि वो इस समय यहाँ पे मौजूद है। वो लौट के आते हैं नेहरू जी से मिलके और देखते हैं उस साइकिल वाली जगह सामने अंग्रेजी सैनिक खड़े रहते हैं। बिना किसी देरी के तुरंत गोलियां दगना शुरू हो गई। वो जाते हैं, पेड़ के पीछे छुपते हैं और उनके रिवॉल्वर में मात्र 6 गोलियां वो उनका सामना करते हैं। जब आखिरी गोली बजती है तो वो यही कहते हैं कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। अब खुद के लगाते हैं सर के पास बंदूक और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मित्रों, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या था उसमें जो उस 25 साल की युवा को इस कदर अपनी देशभक्ति में भर दिया कि वो स्वयं को गोली मार रहा। क्या था ऐसा? भगत सिंह की बात उठाई जाए तो भगत सिंह को 27 मार्च को फांसी देनी थी, 24 मार्च को फांसी देनी थी 1931 में। लेकिन उन्हें फांसी की तय तारीख से एक दिन पहले फांसी क्यों दी जाती है? मेरा ये आप सबसे प्रश्न है, अगर कोई जानता हो तो बता सकता है। क्यों दी जाती है एक दिन पहले तय समय से? इसलिए दी जाती है कि बहुत दिनों तक जब भगत सिंह को जेल में रखा गया, और जब भगत सिंह ने इतिहास में सबसे लंबा उपवास रखा था 112 दिनों का। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 नाम थे, ये तीनों एकदम नवयुवा थे। उनको जब रखा गया 112 दिनों का उपवास उन्होंने रखा था, इतिहास का सबसे लंबा उपवास रहा। और जब उनके बारे में जब उनको एक जो है, पहले क्या था कि लोग उनसे मिलने आया करते थे जेल में, लेकिन फिर उन दिनों क्या हुआ, जब आजाद जी की शहीद हो गया उसके बाद उनको मिलने पे पाबंदी लगा दी गई। तब लोग के मन में उनको शक हुआ कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि हमें जो मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी भीड़ जेल के सामने इकट्ठा हो गई कि अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर करना पड़ा, और उन्होंने तय समय से एक दिन पहले फांसी जो है दी। जब वो जेलर जाता है आजाद के भगत सिंह के कारागार में और देखता है कि भगत सिंह को बुलाने के लिए जाता है और देखता है कि भगत सिंह वहां पे बैठे रहते हैं और लेनिन की किताब पढ़ रहे होते हैं। लेनिन की किताब पढ़ते रहते हैं, आखिरी पन्ने पे रहते हैं। तुरंत आते हैं जेलर, बताइए भाई चलिए आपका समय हो गया है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए। मुस्कुरा के कहते हैं कि ये आखिरी पन्ना है, इसे पढ़ लेने दो। जिसके सामने मौत खड़ी हो वो ये बोल रहा है, ये अपने आप एक जज्बे वाली बात है, ये सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जाता है,
उसके बाद उन्हें तख्त पे ले आया जाता है जहाँ पे फांसी जो है दी जाती है, और फिर से उनसे पूछा जाता है कोई आखिरी ख्वाहिश, तो क्या तुम पूरी नहीं कर पाओगे। कहा क्या? कहा हमारे देश को छोड़ के चले जाओ। अंग्रेजी हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो तीनों लोग आपस में गले मिलते हैं और पूरे डॉक्टर्स की टीम के आगे उनको जब फांसी दी जाती है, फांसी देने की 1 घंटे बाद तक उनको झुलाए रहते हैं। 1 घंटे बाद उनको फांसी से उतारा जाता है, इसलिए कि मरने की कोई गुंजाइश छोड़ी न जाए। उनको उतारते हैं और उनकी लाश तक को, उनके अंतिम संस्कार वो लोग रावी नदी किनारे जाकर के कर देते हैं, जिसकी रातों रात कानूनी खबर नहीं पाती। इसके बाद बहुत सारे आंदोलन। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता था, मैं यहाँ से उठाना चाहता हूँ, मैं फिर से वही दोहराता हूँ। 24-25 साल की युवा में ऐसा क्या था कि आज हमारी युवा में वो चीज नहीं है। आज हमारे युवा तमाम तरीके की विसंगतियां, तमाम तरीके की कुरीतियां, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, सब में, सब नहीं उस तरह, लेकिन कुछ तो है। क्यों है इस तरह? क्या हमारा ऐसा ट्रेंड बन चुका है? क्या हम ये चाहते हैं अपने डेस्क पे, हम अपने कमरे में बड़े बड़े क्वेट्स लगाते हैं, क्या हम उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते हैं? क्या हम भगत सिंह की तस्वीर नहीं लगा सकते? क्या हम सुखदेव जी की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं? क्या हम आजाद की तस्वीर नहीं लगा सकते? अरे आजाद की तो जाइए अल्फ्रेड पार्क में, उस पेड़ से मिट्टी निकालिए, उस पेड़ की मिट्टी को अपने कमरे में रखिए, रोज सुबह उठ करके एक बार उसका जो है चरण स्पर्श कीजिए। यार ये वो मिट्टी है जिसने हमें आजाद कराया। मैं तो ये चाहता हूँ। खैर, देश में कुरीतियां बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, काले बादल छाए हुए हैं भ्रष्टाचारों के। इसमें दोष किसी एक का नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर सरकार का नहीं है। अटल जी भी कहते हैं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सत्ताएं बदलती रहेंगी, लेकिन मेरा ये देश है ना। उनका भी ये लाइन है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से किसी के भी अंदर ऐसी कोई क्रांतिकारी भावना है? कोई क्रांतिकारी भावना? हम लोग चाहते हैं आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन हम लोग किसी देश के राजनेता नहीं बनना चाहेंगे। हम किसी अच्छे पायदान पे नहीं जाना चाहेंगे जहां से हम लोग समाज में सुधार कर सकें। मित्रों, मेरा यही है मानना कि आप, जरूरी नहीं है कि अगर आप देश सेवा करना चाहें तो आप बंदूक लेकर सीमा पे खड़े। मैं चाहता हूं कि आप जिस पद पे हैं उस पद पे आप ईमानदारी से कार्य करिए, वो है सबसे बड़ी देश सेवा। आप अगर किसी भी पद पे हैं, आप घूस लेने से मना करिए, घूस देने से मना करिए। आप देखिए बिल्कुल अपने आप में जो है देशभक्ति से भरे रहेंगे और सदैव यही सबसे बड़ी देश सेवा है। चलिए, मैं आप कुछ पंक्तियां जो आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि और भी लोगों को मौका देना है। बातें तो बहुत सारी, बहुत भी बोले जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियां आप सबके बीच में रखना चाहूंगा और उसके साथ मैं अपनी वाणी विराम भी देना चाहूंगा। देखिए, मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि पंक्तियां जो है मैं ही लिखा, लेकिन कभी कभार याद नहीं रहती है। और इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो कि मैंने किसी और की भी लिखी है, मैं उसको बता दूंगा किसका लिखा है। जैसे, यह देश गिर पड़ा है इसको उठाइए, यह देश गिर पड़ा है इसको उठाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के दिल में धड़कता है चीर कर तो दिखाइए, किस किस के दिल में धड़कता है चीर कर तो दिखाइए। और अगली पंक्तियां हैं अपने बेटे पाकिस्तान पे। बेटा ही है वो, बेटा ही है, विभाजन हुआ है, हमसे जो जबरदस्ती अपना जो है हक मांग के ले गया है। चलिए, हमें तुम न कमजोर हरगिज समझना, हमें तुम न कमजोर हरगिज समझना, अभी हमने साधा निशाना नहीं है ताकत भरी इतनी इन बाजुओं में, ये सब जानते हैं बताना नहीं है, ये सब जानते हैं बताना नहीं है। और चलिए, मैं अगली हाशिम फिरोजाबादी जी की एक लाइन में उसे गुनगुनाना चाहूंगा कि और क्या चाहिए इस वतन के लिए, और क्या चाहिए इस वतन के लिए, एक तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सरहदों पर। भाई तालियों में भी करनी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा। हम लोगों के सबसे बड़ा उपहार यही रहता, तालियां ही रहती है। और क्या चाहिए, चलिए अब मैं आगे गुनगुनाना चाहूंगा। यही जमीन यही
आसमान लिख देना, यही जमीन यही आसमान लिख देना। किसान का हूँ मैं बेटा, किसान लिख देना। किसान का हूँ मैं बेटा, किसान लिख देना। अगर लड़ते हुए मर जाऊं वतन की खातिर, अगर लड़ते हुए मर जाऊं वतन की खातिर, हमारे सीने पे हिंदुस्तान लिख देना, हमारे सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। वक्त की राह पर जब भी चलना पड़ा, वक्त की राह पर जब भी चलना पड़ा। बहुत नहीं हो रहा, नहीं तो मतलब बहुत ज्यादा हो रहा हो तो बताइएगा। वक्त की राह पर जब भी चलना पड़ा, वक्त की राह पर जब भी चलना पड़ा, हमको हमको हर एक कदम पर संभलना पड़ा, हमको हर एक कदम पर संभलना पड़ा। उनको फूलों की सेजों पे नींद आ गई, उनको फूलों की सेजों पे नींद आ गई। हमको कांटों पे करवट बदलना पड़ा, हमको कांटों पे करवट बदलना पड़ा। ये अगली पंक्तियां हैं। पढ़ाई करेंगे, ये हम विद्यार्थियों के हैं। पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, पर्वत पे भी हम चढ़ाई करेंगे। अगर आँच आई जो अपने वतन पर, अगर आँच आई जो अपने वतन पर, कलम छोड़ कर हम लड़ाई करेंगे, कलम छोड़ कर हम लड़ाई करेंगे। बहुत अच्छे शायर हैं, उसको आप ऐसे न जाने दीजिए। कहते हैं कि हर एक शौक को पाला नहीं जाता, हर एक शौक को पाला नहीं जाता, मिट्टी के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, हर एक शौक को पाला नहीं जाता, मिट्टी के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। इंसान की मेहनत से निकल सकती है राहें, हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता, हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता। अंत में बहुत ही विख्यात उर्दू शायर थे अजमत सुल्तानपुरी, आप तो शायद नाम नहीं जानते, मैं बोलना चाहूँगा उनकी कुछ पंक्तियाँ। मुसलमान और हिंदू की शान, मुसलमान और हिंदू की शान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो सालों पहला हिंदुस्तान, वो सालों पहला हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की शान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो उर्दू गजलें हिंदी गीत, वो उर्दू गजलें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो रीत, वो उर्दू गजलें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो रीत। पहाड़ी झरनों के संगीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, दो दोहराती लहरी पूर्वी धान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के तुलसी और कबीर, जहाँ के तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे चेहरे यार गंभीर, जहाँ थे चेहरे यार गंभीर, जहाँ थे रहीमन और रस खान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। हिंदू और मुस्लिम की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की सुबह सलोनी शाम, जहाँ की सुबह सलोनी शाम,
जहाँ भगवान करे स्नान, जहाँ की सुबह बनारस धाम, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पीक पवित्र जमीन, जहाँ की पीक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी भी रंगीन, जहाँ की मिट्टी भी रंगीन, जहाँ की बोली हो हसीन, जहाँ की बोली हो हसीन, जहाँ सब लोगों को अभिमान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर और कश्मीर, कराची लाहौर और कश्मीर, वो बिल्कुल शेरों की तस्वीर, वो बिल्कुल शेरों की तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको बस आखिरी कुछ पंक्ति है, मैं आखिरी आप सबको कुछ देर बाद बोल करूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, ये बहुत प्रेरणादायक रचना है, इस सब आप सब सुनते भी होंगे। मैं सोचा आप सब बीच में बात, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। सही बताया, जो हम लोग सुनते हैं कि मेहनत बहुत है, ये मेहनत नहीं, युद्ध है। सीधी बात कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, बिना किसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धकेगा, और दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक हमसे नहीं लड़ेगा। यह अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। और बस ये मेरी कुछ पंक्ति, मैं अब आप सबसे चाहूंगा कि एक बार इतना जोरदार जयकारा लगना चाहिए, इतना जोरदार कि भाई साहब पता लग जाए कि हाँ कहीं कुछ सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक, मेरे साथ सब लोग बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।